औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उसकी वजह ये है कि आजकल मैं रेगुलरली जो है वो लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा, कुछ मसरूफियात की वजह से, और आप लोगों को पिछले लेक्चर्स कवर करने का शायद मौका मिल रहा होगा, लेकिन जो आलसी लोग हैं, जो नकम्मे लोग हैं, वो तो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो अच्छे प्यारे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सारे लेक्चर्स कर रहे होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 43, मैकेनिक्स टू फ्लूइड डायनामिक्स। और लास्ट टाइम मैंने जो है आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया था, तो आज हम विस्कोसिटी का फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो विस्कोसिटी क्या होती है? The frictional force between different layers of a fluid is known as विस्कोसिटी। तो जो इंटरनल फ्रिक्शन, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। और विस्कोसिटी क्या करता है कि क्या मेजर करता है? हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द एन अदर लेयर। ठीक है, यहाँ आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, आर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है टू स्लाइड वन लेयर ऑन द एन अदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। कितनी फोर्स एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए रिक्वायर। तो ऐसे फ्लूइड्स के जो इजीली फ्लो नहीं करते, ठीक है, यानी कि जो थिक होते हैं, उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा लार्ज होता है फॉर सब्सटेंसेस not flow easily। जो easily flow नहीं करते, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा जो है वो लार्ज होता है, और जो easily flow कर जाते हैं उनके लिए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो स्मॉल होता है। तो eta is small for fluids which can flow easily, जो कि easily flow कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और टर्म थी ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करे, किसी फ्लूइड में मूव करे, तो जो रिटार्डिंग फोर्स या अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होती है उस ऑब्जेक्ट के, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द retarding force experienced by an object moving
through the fluid is known as ड्रैग फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा होता है और मूव करते हुए तो ये फार्मूला जो है हमारे पास, द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड इज़ नोन एज ड्रैग फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ड्रैग फोर्स का नाम जो है वो देते हैं। अब हमने जो फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी है, ये चीज़ें तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, सिर्फ आपको एक ओवर रिव्यू जो है इसका दिया। अब हमने फार्मूला फॉर विस्कोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो आप सपोज करें कि हमारे पास एक विस्कस फ्लूइड है। कंसिडर ए विस्कस फ्लूइड। हमारे पास एक विस्कस फ्लूइड है, is filled in a space between, जो कि filled स्पेस में between two plates separated by a distance कैपिटल। यानी कि हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर एक विस्कस का मतलब है कि जिसके अंदर विस्कोसिटी है। एक विस्कस फ्लूइड है जो कि दो प्लेट्स के दरमियान में है और वो प्लेट्स जो हैं वो डिस्टेंस L से सेपरेटेड हैं। जो लोअर प्लेट है वो रेस्ट के ऊपर है। द लोअर प्लेट इज एट रेस्ट। लोअर प्लेट जो है वो रेस्ट के ऊपर और अपर प्लेट जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। द अपर प्लेट मूव्स विद वेलोसिटी v और अपर प्लेट जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। व्हेन टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, when tangential force is applied to the upper plate at the right side, यानी कि अपर प्लेट की राइट साइड के ऊपर अपर प्लेट क्या मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v से। तो क्या है कि जब टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड हो रही है तो हमारे पास जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड होती है अपर प्लेट पर एट द राइट साइड, उस वक्त कब अप्लाई होती है? जब अपर प्लेट मूव कर रही होती है विद वेलोसिटी v, यानी कि वेलोसिटी v के साथ अपर प्लेट जो है वो मूव कर रही है। तो जो वेलोसिटी है हर लेयर की, ईच लेयर ऑफ फ्लूइड, वो डिक्रीज करती है। ठीक है, द वेलोसिटी of each layer of fluid decreases। ठीक है, वो डिक्रीज करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम अपर प्लेट टू द लोअर प्लेट यूनिफॉर्मली, एक ही तरह यूनिफॉर्मली। ठीक है, वो ये मैंने आपको बताया था कि अगर अपर प्लेट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ
मूव कर रही है तो उससे लोअर 9 से करेगी, उससे लोअर 8 से करेगी एंड सो ऑन, और रिवर बेड तक वो वेलोसिटी आलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगी। यही बात है यहाँ पर कि ऊपर वाली प्लेट जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यानी कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जो निचली लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होगी। तो टॉप लेयर जो है, द टॉप लेयर हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी v। तो टॉप लेयर जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v होगी। तो द वेलोसिटी goes on decreasing to the bottom layer, और बॉटम लेयर तक वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी एंड बिकम्स 0 एट द बॉटम लेयर, और बॉटम लेयर के ऊपर क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी अक्रॉस ईच लेयर वो क्या है, वो dv है। हर लेयर के क्रॉस जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी अक्रॉस ईच लेयर इज dv। हर लेयर के अक्रॉस जो चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर वो किसके बराबर है, वो dv के बराबर है। और थिकनेस जो है हर लेयर की, थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज, और हर लेयर की जो थिकनेस है वो dy के बराबर है, dy के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो रेशियो ऑफ shear stress to shear strain is called modulus of elasticity या coefficient of viscosity, या हम उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नीटा हमारे पास F ओवर ए क्या होता है, स्ट्रेन डिवाइडेड बाई dv ओवर dy, वो स्ट्रेस F ओवर ए स्ट्रेस, F ओवर ए क्या है, F ओवर ए स्ट्रेस है, और dv ओवर dy जो चेंज आ रही है वो कितनी है, वो स्ट्रेन के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू अगर हम निकालें तो F जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, F आ जाएगा हमारे पास माइनस नीटा AdV ओवर dy, ये आ जाएगा। The spacing between upper and bottom plate is, अपर और बॉटम प्लेट के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कितनी है, dy इज इक्वल टू l। जो टॉप लेयर है वो मूव करती है विद वेलोसिटी v, टॉप लेयर मूव विद
वेलोसिटी v, वेलोसिटी v के साथ मूव करती है, ठीक है। और बॉटम लेयर एंड बॉटम लेयर इज़ एट रेस्ट, यानी कि v इज़ इक्वल टू 0। बॉटम लेयर जो है वो रेस्ट के ऊपर v 0 है, तो डी वी कितना हो गया, चेंज v माइनस 0 इज़ इक्वल टू v, सॉरी 0 माइनस v इज़ इक्वल टू माइनस v के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको नहीं, आप इसको यूँ ही लिखें, ऐसे ही लिखें, इसको लिखें v माइनस 0, ठीक है। v माइनस 0 इज इक्वल टू v, ये हमारे पास जो है वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो f है, f जो है हमारे पास वो है ईटा ए वी ओवर एल, इसके बराबर आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एल ओवर ए वी। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो है, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स is given by, तो जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ माइनस नीटा ए डी वी ओवर टी वाई, आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, negative sign shows that drag force is opposite to the applied force। ड्रैग फोर्स जो है वो अपोजिट है अप्लाइड फोर्स पे, हम वो लिखो, तो द अप्लाइड फोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही यूनिट जो है विस्कोसिटी का हमने पढ़ा है पहले, वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, effect of temperature on viscosity। तो टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट किस तरह करता है विस्कोसिटी को, तो विस्कोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, नंबर 2 नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ लिक्विड, इन दो चीज़ों के ऊपर विस्कोसिटी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है गाढ़ा है, गाढ़ा लिक्विड है तो ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, कम गाढ़ा है तो कम विस्कोसिटी की होगी। लेकिन टेम्परेचर जो है वो इसके ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट करता है। एक्चुअली विस्कोसिटी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, विस्कोसिटी जो है वो ओरिजिनेट होती है
इंटरमालिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है, इंटरमालिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। The viscosity originates due to intermolecular cohesive forces। ऐसी फोर्सेस के जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो उनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, और ऐसी फोर्सेस जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो उनको हम क्या कहते हैं, एडिसिव फोर्सेस। फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स कोहेसिव, और फोर्सेस between different molecules तो adhesive। एडहेसिव फोर्सेस जो है वो उसका नाम हम देते हैं। तो जो नीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, ठीक है, ये ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ temperature because the kinetic energy of molecules increases। क्योंकि कहता काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज कर जाती है, एंड इट decreases the effect of intermolecular forces। और ये क्या करता है, ये इफेक्ट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का उसको डिक्रीज कर देता है। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, वो कम हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन गैसेस के अंदर इसके बरक्स है। द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। The viscosity of gases increase with the increase of temperature, ठीक है जी, with the increase of temperature। क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद माइग्रेट कर सकते हैं बिटवीन द लेयर, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन माइग्रेट बिटवीन द लेयर्स। वो लेयर्स के दरमियान में जो है वो माइग्रेट बिटवीन द लेयर जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह
जा सकते हैं। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो है वो इंक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब हमने विस्कोसिटी का फार्मूला भी निकाल के देख लिया, हमने इसको डिटेल के साथ स्टडी कर लिया कि विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, थिक थिन लिक्विड क्या होता है, ड्रैग फोर्स क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फिर क्या होगा। ड्रैग फोर्स तो तब लगती है ना जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है स्टोक्स थ्योरम प्लस टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स थ्योरम प्लस टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है और हम टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसको किस तरह डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम एक्चुअली क्या है, सॉलिड प्लस फ्लूइड, सॉलिड प्लस फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको हम किसकी मदद से डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। यानी कि सॉलिड लेयर प्लस लिक्विड लेयर, सॉलिड लेयर प्लस लिक्विड। तो अगर कोई सॉलिड मूव्स थ्रू द लिक्विड, अगर कोई सॉलिड जो है वह लिक्विड में से मूव करता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लिक्विड है और इसके अंदर ये सॉलिड है, इस तरफ मूव कर रहा है, मोशन है इसकी इस तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये जो विस्कस फोर्स लग रही है इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ये विस्कस फोर्स जो है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, हम पहले उनको देख लेते हैं। तो द विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप और जो साइज है ऑब्जेक्ट का, तो अगर साइज इंक्रीज हो, इफ साइज इंक्रीजेस एफ इंक्रीजेस, अगर साइज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। नंबर 2 स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड के साथ फ्लूइड में मूव कर रहा है, तो v इंक्रीजेस तो फोर्स इंक्रीजेस, अगर v इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड।
फ्लूइड कि कितना फ्लूइड थिक है या थिन है। अगर नीटा इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, यानी कि जितना ज़्यादा फ्लूइड जो है वो थिक होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर विस्कस फोर्स जो है वो लगेगी। ठीक है, अब चौथे नंबर पर हम स्टोक्स थ्योरम जो है इसको सिर्फ अप्लाई करते हैं किसके ऊपर। स्टोक्स थ्योरम सिर्फ अप्लाई होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इनसाइड द फ्लूइड। उसकी वजह ये है कि जो बाकी शेप्स हैं उनके लिए स्टोक्स थ्योरम की कैलकुलेशन करना बहुत टफ है। और स्फेरिकल शेप वो शेप होती है कि जो सबसे मिनिमम एरिया जो है उसको एक्वायर करती है, तो इसको स्फेरिकल शेप को सॉल्व करना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए इनसाइड द फ्लूइड विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस। नंबर 2 स्पीड ऑफ स्फीयर। और नंबर 3 नीटा ऑफ स्फीयर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ स्फीयर। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर, स्पीड के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। अब हमने ये जो स्टोक्स थ्योरम है इसका प्रूफ देखना है, और इसका प्रूफ जो बेस्ट निकलता है वो किसकी मदद से निकलता है, ओनली फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस प्रूफ। इसका आप देखें तो हमने जो चीज़ें यहाँ पर देखी है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, वेलोसिटी के और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसको स्टडी जो है वो करने लगे। तो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म कर दूँ तो एफ के आर ए बी बी नीटा सी के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें कि फोर्स जो है इसकी डायमेंशंस जो होती हैं हमारे पास, फोर्स क्या है, एम ए, मास ए क्या है, एक्सेलरेशन वी ओवर टी, बी क्या है, डी ओवर टी, तो ये हो जाएगा डी ओवर टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम एल टी इनवर्स। ठीक है, एक चीज़ आ गई। दूसरा इसमें रेडियस, वो तो लेंथ की में आ जाएगा। फिर है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो होता है डी ओवर टी। वेलोसिटी जो है वो डी ओवर टी के बराबर होती है। तो डी हमारे पास एल ओवर टी, तो ये क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास नीटा। तो आप नीटा देखें, इस रिलेशन से हमारे पास किसके बराबर आएगा, एफ ओवर आर ओवर वी, यही आएगा। एफ के आपने निकाले हुए हैं यहाँ पर देखें, एम एल टी इनवर्स, आर एल और वी एल टी इनवर्स।
ये एल से कट गया, वो ऊपर चला गया, तो नीटा के हमारे पास क्या निकल आएंगे, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। तो ये सारे हमारे पास जो हैं वो निकल आए, इनकी डायमेंशंस। इसको आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें और इसके अंदर के जो है कांस्टेंट वो 1 के बराबर है। तो के 1 के बराबर है, तो अब आप यहाँ पर f की डायमेंशन रखें, m l इज इक्वल टू एल ए एल टी इनवर्स b और एम एल इनवर्स टी इनवर्स c। अब कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों के ऊपर कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको कंपेयर करें। तो पहले m के देखें, m यहाँ पर 1 है, इसकी पावर, और इधर इसकी पावर c है, तो इसके लिए आ जाएगा c इज इक्वल टू 1। उसके बाद l को देखें, l की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर l की पावर a है, इधर l की पावर b है और इधर l की पावर c। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर t को देखें, -2 इज इक्वल टू -b -c, -2 -b -c। अब आप देखें यहाँ से c1 है, तो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में -2b -1, तो ये इस तरफ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये सारी वैल्यूज़ b1 निकल आया, इसके अंदर c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो 1 इस क्वेश्चन में पुट कर दें, a +1 -1, तो ये इसे काट गया, तो a 1 के बराबर आ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आई, a1 b1, तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन 1 थी, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आप पुट करें। तो इसके अंदर जब ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f k r v नीटा, क्योंकि सबकी वैल्यू है, और k जो है इसको 6 पाई के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 6 पाई नीटा वी आर। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टोक्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक जो है एग्जाम्पल स्टडी करते हैं इसी से रिलेटेड स्टोक्स लॉ से। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करेंगे हमारे पास एक फ्लूइड है, ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है, ये मूव कर रहा है, ये मूव करता हुआ इधर आकर ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टॉप हो जाता है, इसकी v यहाँ पर 0 हो जाती है। यहाँ पर इसकी v जो है वो v0 के बराबर है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी है। तो हमने फाइंड करना डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द
बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। यानी कि रुकने से पहले इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एफ ओवर m। ठीक है, m इसका मास, f हमारे पास कितना है 6 पाई नीटा वी आर। तो a हो जाएगा 6 पाई नीटा वी आर ओवर m। ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन जो है वो निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास बराबर होता है a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ डी एस ओवर डी एस से, तो डी एस ओवर डी टी भी v बन जाएगा। तो v डी वी ओवर डी एस ये मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ से ये ड्रैग फोर्स जो है इसको इधर रख दें, यहाँ कोई फोर्स को, ये जो है 6 पाई नीटा वी आर ओवर एम। अच्छा, इसके साथ ये माइनस भी लगा दें क्योंकि ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो -6 पाई नीटा, क्योंकि उसको रोक रहा है ये एक्सेलरेशन, ओवर एम वी डी वी ओवर डी एस। ये हमारे पास आ जाएगा। ये v इस v से कट गया, ये जो सारा फैक्टर है -6 पाई नीटा आर ओवर m, इसको मैं ऐसे फॉर इंस्टेंस k कह रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया -k डी वी ओवर डी एस। तो डी वी मेरे पास -k डी एस के बराबर आ गया। तो डी वी और -k डी एस ये होगा हमारे पास इनिशियल v नॉट से 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 हो गया, और 0 से s। तो v नॉट टू 0 और -k इंटू s, 0 से s। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है आपके पास, k की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 6 पाई ईटा आर ओवर m। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 माइनस वी नॉट इज़ इक्वल टू -k इंटू एस माइनस 0। तो -v नॉट -k s, तो माइनस माइनस काट गया, तो v नॉट इज इक्वल टू k s। तो s किस तरह आ गया, v नॉट ओवर k। तो v नॉट कितना है हमारे पास, k कितना है, ये m ऊपर चला जाएगा और 6 पाई मीटा r। आ जाएगा m v नॉट, यानी कि s आ जाएगा v नॉट m 6 पाई मीटा r। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है उस फ्लूइड के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद फिर हम सरफेस टेंशन और पॉइजलीस लॉ जो है उसको स्टडी करेंगे। और उसके बाद होपफुली ये 2 ही आर्टिकल रह गए हैं, हाँ, और एक कैपिटल रिएक्शन, 3 आर्टिकल रह गए हैं। उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी कुछ डेफिनेशन है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इस तरह की, वो मैं जो है नोट्स शेयर कर दूँगा, उधर से आप उसको
याद कर लीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।